Hello students, today we are going to discuss a topic named liquidator's final statement. लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट क्या होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो लिक्विडेटर के द्वारा प्रिपेयर की जाती है जिसमें वो डिफरेंट एसेट्स को उसने रियलाइज़ कैसे किया और उस एसेट से आने हुए रियलाइजेशन के पैसे को उसने यूज़ कैसे किया फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, किस सीक्वेंस में वो पे करता है और कैसे उन एसेट्स को रियलाइज़ करता है, वो हम सीखते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट में। यहाँ पे हमारे पास जो हमारी एक डेबिट साइड हो जाती है वो हो जाती है एक तरह से रिसीट साइड, और जो क्रेडिट साइड हो जाती है दैट इज़ फॉर पेमेंट साइड। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट। सबसे पहले हमारे पास जो हमारी रिसीट साइड पे आता है वो क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास पड़ा होता है हमारा कैश, देन बैंक, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली में हमारे पास रियलाइज फॉर्म में होती हैं। तो सबसे पहले लिक्विडेटर उसी को रियलाइज करता है, एक तरह से कह लो उसी को यूज़ करता है। देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, देन डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, मीन्स वो सारी एसेट्स उनको रियलाइज़ करेगा जिसको उसने प्लेज नहीं किया हुआ था। ठीक है, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है उसके पास, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, ऐसी कोई भी एसेट जिसको उसने प्लेज नहीं किया हुआ था, मीन्स किसी सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ के लिए एज अ मॉर्गेज एसेट उसने वो नहीं दे रखी। देन हम लिखते हैं कि उसको अगर उसने कोई एसेट को मॉर्गेज किया हुआ था तो वहाँ से उसको कितना पैसा बचा। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, सपोज एक एसेट है मेरी, एक इन्वेस्टमेंट है मेरी जिसको मैंने मॉर्गेज किया हुआ था फॉर द सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर है सपोज 1,00,000 रुपये के, और मेरे को उस एसेट से जो रियलाइज़ हुआ है दैट इज़ 1,20,000। तो मीन्स 20,000 आप यहाँ पे शो करोगे सरप्लस फ्रॉम एसेट मॉर्गेज। जिस एसेट को आपने एज अ मॉर्गेज एसेट दिया था वहाँ से आपको कितना सरप्लस रियलाइज हुआ वो आप यहाँ पे शो कर दोगे। देन इसके बाद हमारे पास जो हमारी कॉल से पैसा आता है, कॉल्स इन एरियर्स जो पड़े होते हैं, लाइक सपोज 10 रुपये का शेयर था, 9 रुपीज़ पेड अप थे, तो यानी कि 1 रुपया मैं अपने शेयर होल्डर से अभी भी लिक्विडेशन के टाइम पे मंगवा सकती हूँ। तो वो आप कॉल्स इन एरियर्स में, यानी कि जो कॉल्ड अप मनी होती है, आप उसमें यहाँ पे शो कर देते हो। तो ये हमारी टोटल रिसीट साइड रहती है जहाँ से आपको लिक्विडेशन के टाइम पे पैसा रियलाइज होता है। देन हम देखते हैं इसकी पेमेंट साइड। पेमेंट साइड पे कहाँ कहाँ पे पैसा हम और किस सीक्वेंस में पैसा हम पे करते हैं। सबसे पहले पे किया जाता है कोई भी, अगर आपके पास कोई लीगल चार्जेस पेमेंट रहते हैं, देन लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या आ जाते हैं, लाइक अगर आपने किस अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ देना है, कुछ पेमेंट रहती है, कोई टैक्स अथॉरिटीज़ को रहता है, ये सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। इसके बाद डिवेंचर होल्डर्स, देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये हमारी टोटल पेमेंट साइड रहती है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना रहा और कहाँ तक आप किस सीक्वेंस में पेमेंट कर पाए। सपोज हो सकता है आपके पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद ही पैसा ख़त्म हो गया हो, ठीक है, मीन्स जितना पैसा आया वो यहाँ तक ही सिर्फ पेमेंट कर पाए।
या फिर हो सकता है सिर्फ डिवेंचर होल्डर तक पेमेंट कर पाए, ठीक है, अनसिक्योर्ड तक कर, मतलब कहीं पे भी आप रुक सकते हो जहाँ तक आपका पैसा ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन का। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन क्या होती है? जो लिक्विडेटर हमने अपॉइंट कर रखा होता है, हम उसको कैसे रेम्यूनरेशन पे करते हैं? इसको जो रेम्यूनरेशन दी जाती है वो दो तरह से हो सकती है। या तो आपको वो कहते हैं परसेंटेज बेस्ड ऑन एसेट रियलाइज्ड, मीन्स कई बार आपको बोलेंगे कि जितना आपके पास पैसा रियलाइज हुआ है एसेट में से, आप उस अमाउंट के ऊपर परसेंटेज लगा के रेम्यूनरेशन दे दो लिक्विडेटर को, तो आप दे दोगे, ठीक है। सेकंड होता है कि आपको परसेंटेज बेस्ड ऑन पेमेंट। ये क्या रहती है कि जो पेमेंट्स आप दे रहे हो, ये पेमेंट किसको दे रहे हो, कैसे आ सकता है? या तो आपको बोल देते हैं कि जो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, या कई बार वो कह देते हैं जो आप शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हो, उनके पेमेंट के ऊपर परसेंटेज लगानी है। अब जब भी क्वेश्चन में आ जाता है कि पेमेंट के ऊपर परसेंटेज लगानी है, तो एक चीज़ आपको चेक करनी होती है, क्या आपके पास सफिशेंट बैलेंस अवेलेबल है या नहीं पेमेंट के लिए। लाइक अगर आ गया अनसिक्योर्ड की पेमेंट के ऊपर आपने परसेंटेज लगानी है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने के लिए पूरी सफिशेंट पेमेंट है या नहीं। अगर तो सफिशेंट पेमेंट होएगी तो उस पेमेंट पे आप क्या करोगे, दो हिस्सों में, सफिशेंट पेमेंट और इनसफिशेंट। अगर तो सफिशेंट होती है तो सिर्फ उस अमाउंट के ऊपर, जितना पैसा आपने अनसिक्योर्ड को देना है, उस पेमेंट के ऊपर आप वो परसेंटेज लगा दोगे। लेकिन अगर वहाँ पे इनसफिशेंट बैलेंस है, मीन्स अगर मैं ये बोलूँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 15,000 रुपये के, लेकिन आपके पास बैलेंस पड़ा है 12,000 रुपये, तो मीन्स दैट इज़ अ इनसफिशेंट बैलेंस। तो आपके पास जो अवेलेबल बैलेंस होएगा 12,000, आप उसके ऊपर कैसे लगाओगे, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्यों? क्योंकि आपने इसी 12,000 में से पेमेंट भी करनी है और इसी 12,000 में से कमीशन भी निकालनी है, यानी कि अमाउंट तो 12,000 ही रहेगी, पेमेंट और कमीशन इसमें से निकालनी है। तो उस केस में फॉर्मूला लगाया जाता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सेम इन द केस ऑफ शेयर होल्डर ऑल्सो। अगर शेयर होल्डर को देने के लिए सफिशेंट पेमेंट है, पैसा है, तो पैसे के ऊपर रेट लगा दोगे। लेकिन अगर इनसफिशेंट बैलेंस होएगा तो फिर वही रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगेगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमारी क्लास में यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।